थिंग्स। आज है 17/2/2017। फाइनली गॉट द डेट्स राइट। लेट अस बिगिन। आज का जो पहला शब्द है वो है ग्लिबली। ये द हिंदू के एडिटोरियल पेज से लिया है, पेज 10। तो यहाँ पे द हिंदू में कैसे यूज़ कर रहे हैं इसको, यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं तमिलनाडु में जो अभी सिचुएशन बन रही है कि नया चीफ मिनिस्टर उनको चुनना है वगैरह, और काफ़ी सारा हो सकता है कि वहाँ पर फ्लोर टेस्ट भी हो। सो उसके बारे में लिखा गया है कि तमिलनाडु सिचुएशन, इन टुडेज तमिलनाडु सिचुएशन वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैव ग्लिबली एडवाइज द गवर्नर टू हैव कंपोजिट फ्लोर टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जो है, ठीक है, उन्होंने गवर्नर को एडवाइस किया है कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए। मगर किस तरीके से एडवाइस किया, एडजेक्टिव क्या यूज़ किया गया है उस एडवाइस के लिए, तो वहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है ग्लिबली। ग्लिबली का मतलब होता है आप बोल रहे हो इन अ कॉन्फिडेंट वे, मगर उसमें आप जो कह रहे हो वो उसके पीछे बहुत ज़्यादा थॉट्स नहीं है, ना ज़रा ऑनेस्टी है, ना उसको ज़्यादा आप एफर्ट से बोल रहे हो, बस एक कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हो। ठीक है, काफ़ी सारे नेताओं का नाम आता है यहाँ पर, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल रहे होते हैं बट उनके पीछे ज़्यादा थॉट कुछ होता नहीं है, कुछ इतना ज़्यादा सोचते नहीं, एफर्ट नहीं होता। सेंटेंस में यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा इसका जो यूज़ करने का तरीका और समझ में आ जाएगा। नो वन वॉज कन्विंस्ड बाय हिज ग्लिब आंसर्स या एक्सप्लेनेशंस। कोई बता रहा हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो ग्लिब आंसर्स है, कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, परहैप्स चिकनाई से, मतलब ऊपरी सतह से सही लग रहा है, मगर अंदर से कुछ एफर्ट वाला लग नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ भी एक बोल रहा है बस। उसके अलावा ये भी कह सकते हो, द बॉस वॉज एंग्री बिकॉज हिज वर्कर्स ग्लिबली कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट्स। अगेन बिना किसी एफर्ट के, ज़्यादा थॉट नहीं यूज़ किया, तो बॉस को गुस्सा आया कि बस ऊपरी सतह से चमका के दे दिया, अंदर कुछ काम नहीं किया इन लोगों ने। फाइनली द अनरिपेंटेंट, देखो यहाँ पे वर्ड अपने आप में इसको इसकी स्लाइड बन सकती थी। रिपेंट करना होता है कि एक तरीके से पछताना, मैंने कोई गलती करी तो मैं रिपेंट करता हूँ उस पर, ठीक है। तो अनरिपेंटेंट हो गया जो रिपेंट ना करता हो, मतलब बेशरम टाइप का क्या कह सकते हो आप। द अनरिपेंटेंट बॉय ग्लिबली अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग रूड। पहले तो रूड था, फिर अनरिपेंटेंट था, कोई उसको गिला शिकवा भी नहीं था कि मैं रूड था, तो उसने ग्लिबली अपोलोजाइज किया ऊपरी सतह से, हाँ सॉरी आगे ऐसे नहीं करूँगा। बट यू कुड सी कि उसके पीछे कोई एफर्ट नहीं था, कोई उसके पीछे कोई थॉट नहीं था। सो दिस इज ग्लिबली। द नेक्स्ट वर्ड इज पैट्रोनेज। नाउन है ये, यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है ऑफकोर्स। देखिए तो यहाँ पर लिखा है कि एनआरआईज, फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इवन क्रिमिनल सिंडिकेट सीकिंग पैट्रोनेज एंड प्रोटेक्शन। सीकिंग पैट्रोनेज एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन तो बड़ा ऑब्वियस है, सबको पता होगा। पैट्रोनेज का क्या मतलब होता है? पैट्रोनेज होती है सहायता, स्पॉन्सरशिप, बैकिंग, फाइनेंसिंग, असिस्टेंस, सपोर्ट। ठीक है, बेसिकली आपको सहायता देना, ठीक है, किसी भी तरीके की फाइनेंसिंग हो सकती है, सपोर्ट हो सकती है, पैट्रोनेज हर टाइप की हो सकती है। डिप्लोमेसी में बहुत यूज़ होता है, जो बड़े देश होते हैं छोटे देशों को पैट्रोनेज देते हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकती है कि मिलिटरीली डिफेंड करेंगे आपको, पैसे ले लो, कुछ भी। तो यहाँ पर सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं ये, इन इंडिया वी सी एन अनफैथोमेबल। अच्छा, सेंटेंस में भी वोकैब डाल देते हो सर आप, तो क्या अनफेयर आदमी हो। देखो फैथोम होता है आप समझ ही नहीं सकते, यू कांट इवन अंडरस्टैंड, मतलब नॉट अंडरस्टैंड बट गैस भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछता है कि मुझसे कोई पूछता है, सो प्रशांत यू डोंट लाइक जस्टिन बीबर राइट, तो मैं कहूँगा यू कैन नॉट फैथोम हाउ मच आई डिसलाइक हिम। तुम इमेजिन भी नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते कितना, ठीक है। तो फैथोम तो हो गया कि सोचा जा सकता है, जो मैं कह रहा हूँ यू कैन नॉट इवन फैथोम, तो मतलब तुम सोच भी नहीं सकते। तो अगर मैं कहूँ यू कैन फैथोम, मतलब तुम सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हो उसका। तो अनफैथोम हो गया जिसका अनुमान नहीं लगा सकते आप। तो इन इंडिया वी सी एन अनफैथोमेबल, जिसका अनुमान कोई आप सोच नहीं सकते। उतना अब्यूज़ होता है पॉलिटिकल पैट्रोनेज का, सब लोग हाँ बोलोगे, ठीक है, बिल्कुल होता है। पैसे दिए जाते हैं, फेवर्स किए जाते हैं, अनफैथोमेबल, हम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा, ठीक है। तो सेकंड है कि थैंक्स टू द इंक्रीज पैट्रोनेज ऑफ द फुटबॉल प्रोग्राम द स्कूल कैन बिल्ड अ न्यू स्टेडियम। तो ये थोड़ा पॉजिटिव वे में भी है। हर पैट्रोनेज ज़रूरी नहीं होता कि पीछे से, मतलब ये जैसे यहाँ पे हैंड शेक में रिश्वत दी जा रही है।
फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है, कोई स्कूल कॉलेज का के लिए कोई पैट्रोनेज कर सकता है, इंक्रीज पैट्रोनेज की वजह से उन्होंने नया स्टेडियम बना दिया, विच इज़ अ गुड थिंग। अब देखो पैट्रोनेज करता कौन है, पैट्रोनेज तो नाउन हो गया, पैट्रोनेज करता है पैट्रॉन, ठीक है। पैट्रॉन होता है स्पॉन्सर, बैकर, फाइनेंसर। सो पैट्रोनेज इज डन बाय द पैट्रॉन। सो आप कह सकते हो द फ्रेंच बिजनेसमैन इज अ सेलिब्रेटेड पैट्रॉन ऑफ आर्ट्स। फ्रेंच बिजनेसमैन है, सेलिब्रेटेड, दुनिया भर में मशहूर है। पिकासो वगैरह जो भी है बड़े बड़े आर्टिस्ट, उनकी पेंटिंग इकट्ठी करता है, मस्त उनको एग्जीबिशन में भी लगाता है, लोगों को दिखाता है, तो सेलिब्रेटेड पैट्रॉन ऑफ आर्ट्स। ओके, सो अगला शब्द है वेक्स्ड। देखो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव उसको यूज किया जा रहा है, वेक्स्ड। कैसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एनी सब्सटेंटिव इनिशिएटिव एम्ड एट ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्लीनलीनेस टू द वेक्स्ड क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल फाइनेंसिंग। देखो वेक्स्ड क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल, ये पूरा कटा हुआ आगे का वो मैंने लिखा नहीं, फाइनेंसिंग है, तो इसका मतलब होता है झगड़े का, डिफिकल्ट एंड मच डिबेटेड, प्रॉब्लमैटिक, एनॉयड, फ्रस्ट्रेटेड। ये थोड़ा अलग तरीके से यूज भी कर सकते हो, उसके लिए सेंटेंस मैंने अलग से बना रखा है उसका। मेन यहाँ पे जिस संदर्भ में यूज किया जा रहा है, मतलब कि डिफिकल्ट, मच डिबेटेड, प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि पॉलिटिकल फाइनेंसिंग एक बहुत ही डिबेटेड सब्जेक्ट है। कई लोग कहते हैं स्टेट फंडेड होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी वगैरह, बट तो बहुत प्रॉब्लमैटिक सी चीज है। सेंटेंस में कैसे यूज करोगे आप इसको, आई वॉज वेक्स्ड when the doctor arrived for my appointment over an hour late। सीधी सी बात है, कोई भी वेक्स्ड हो जाएगा, ठीक है, कोई भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, अनॉयड हो जाएगा, ठीक है, वरीड हो जाएगा जब डॉक्टर लेट आएगा। दूसरा जो है वो मैंने इस जहाँ पे जिस कंटेक्स्ट में यहाँ पे यूज़ किया है उसी तरीके से यूज़ किया है, द इशू दैट अराइजेस डील्स विद द समवॉट वेक्स्ड प्रॉब्लम ऑफ सब्सिडाइज कम्युनिटीज़। कई बार होता है देशों में, ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक बन जाता है कि कमोडिटीज़ को सब्सिडाइज कर रखा है सरकार, उसका बोझ उठा रही है, तो लोग सोचते हैं कि अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है सरकार को, सरकार के पास पैसे नहीं आएंगे, तरक्की और धीरे होगी वगैरह। तो बहुत ही एक डिबेटेड प्रॉब्लमैटिक सा सब्जेक्ट है। सो ये एक तरीके है इसको यूज़ करने के। यू कैन ऑल्सो से कि व्हेन द हस्बैंड केम होम ड्रंक, हिज वाइफ वॉज वेरी वेक्स्ड विद हिम, मतलब कुछ भी बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो आप। सो एंटोनिम में इसका सीधी सी बात होगा अनडिस्प्यूटेड, कोई डिस्प्यूट ना हो जिसका, रिजॉल्व्ड और काम, फ्रस्ट्रेटेड, वरीड का काम। अगला शब्द है मिरियड। मिरियड, देखो मनीष तिवारी जी का था एक आर्टिकल, उसमें आर्टिकल तो नहीं था, ओपिनियन सा था, पता नहीं क्या था क्या वो। सो उन्होंने यहाँ पे कहा दीज एंड ए मिरियड अदर रिफॉर्म्स आर द वे फॉरवर्ड। किसी संदर्भ में बात कर रहे हैं, उससे वहाँ नहीं जाएंगे। तो दीज एंड ए मिरियड अदर रिफॉर्म्स, देखो यहाँ पर नाउन के रूप में भी यूज़ हो रहा है, पर इसको आप एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, बताऊंगा अभी आपको। तो मीनिंग क्या होता है, सीधी सी बात है, मिरियड अदर रिफॉर्म्स, काउंटलेस या फिर एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर, ठीक है, या तो काउंटलेस या बहुत ही बड़ा नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, जो भी होगा, तो काउंटलेस रिफॉर्म्स और चाहिए तो आगे बढ़ने के लिए। सेंटेंस में आप यूज कर सकते हो एज ए नाउन, देर आर myriad ऑफ इशूज टू बी रिजॉल्व नेक्स्ट। अभी बहुत सारे इशूज पड़े हैं रिजॉल्व होने के लिए, बहुत बड़ा नंबर है। ये भी कह सकते हो देर आर काउंटलेस टाइप्स ऑफ साड़ीज अवेलेबल इन अ myriad ऑफ कलर, शेप्स एंड साइजेस, ठीक है। हालांकि साड़ी की जगह कोट सोच डालना चाहिए था, पर मैंने साड़ी लिख दिया। सो इसको एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करोगे, तो नाउन हो गया। एज एन एडजेक्टिव आप कह सकते हो द रीजंस फॉर देयर हेजिटेंसी आर myriad as diverse as the facilities themselves। तो हेजिटेंसी लो, झिझकना, तो उनके झिझकने के बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। तो एज एन एडजेक्टिव मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया कि जो रीजंस हैं कैसे हैं, आर myriad। तो ये है सिंपल सा वर्ड है myriad, यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग ऑफ अ ग्रेट नंबर। अगला वर्ड है ग्रज। दिस इज अ नाउन। देखो इसका मतलब होता है a persistent feeling of ill will or resentment resulting from past insult or injury।
असंतोष, आपके साथ कोई बुरा हुआ हो, उसकी वजह से बस एक कड़वाहट मन में पाल के बैठे रहना, रिजेंटमेंट पाल के बैठे रहना, जो एक रिजल्ट है पास में कोई इंसल्ट हुई थी या इंजरी, उसकी वजह से। ग्रज काफ़ी फेमस शब्द है, आई थिंक थोड़ा बहुत आपको पता होगा, पर यूज़ कैसे करना है एज ए नाउन यूज़ करेंगे यहाँ पे इसको, ठीक है। वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा आपको अभी। तो यहाँ पे कह रहे हैं नो सीरियस कैंडिडेट रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन हिज फेवर विल बियर अ ग्रज। कोई भी बंदे का कोई कैंडिडेट होगा जो वो ग्रज बियर नहीं करके नहीं बैठेगा, विल बियर ए ग्रज बैठेगा ही विल बियर अ ग्रज। सो यहाँ पे इसको सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट बियरिंग ग्रजेस। यहाँ पे आप देख सकते हो विल बियर अ ग्रज। देखो इसके पीछे की जो प्रेपोजिशन है बहुत टाइप की है, मैं दिखाऊंगा किस टाइप, बहुत अनोखे तरीके से यूज कर सकते हो आप। सो आप कह सकते हो देयर इज नो पॉइंट बियरिंग ग्रजेस इफ यू वांट टू डू वेल। अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो असंतोष जो होता है ना, ग्रजेस वगैरह पालने का कोई तुक नहीं बनती। तो सेकंड है कि आई ओनली हार्बर। देखो हार्बर का यहाँ पर हार्बर एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है यार। यहाँ पे बियरिंग वर्ब है, ग्रजेस नाउन है, ये वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे हार्बर भी वर्ब है। वर्ब कैसे, हार्बर का यहाँ पे मतलब है कीप करना, रखना, ठीक है। तो आई ओनली हार्बर अ ग्रज अगेंस्ट यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक एक ग्रज पाल के बैठा रहूंगा सारी उम्र तक, क्योंकि तुमने मेरे साथ कुछ बुरा किया या जो भी है। सो इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, डू यू हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रज अगेंस्ट अ रिलेटिव। यहाँ पे कोई मैंने उसके पीछे कोई इतना प्रेपोजिशन यूज नहीं करी। सो यू कैन से डू यू हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रज अगेंस्ट अ रिलेटिव। कोई रिश्तेदार हो उसके खिलाफ आपका कोई ग्रज हो किसी वजह से। वर्ब कैसे यूज करोगे, वर्ब की तरह आप कह सकते हो देयर इज नो रीजन टू ग्रज। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है टू ग्रज, ठीक है। देयर इज नो रीजन टू ग्रज द फैक्ट दैट द रेन नियरली स्पॉइल्ड द सेलिब्रेशंस। तो सेलिब्रेशंस कर रहे थे, रेन ने ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया, तो वो रीजन नहीं है टू ग्रज, ठीक है। तो रिजेंटमेंट पालने का, ठीक है, खटास मन में पालने का कोई उसका रीजन नहीं है। अगला वर्ड है मनेवलेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं। इस सुनने में बहुत सुंदर लगता है ना मनेवलेंट, बट इसका मतलब काफ़ी ख़राब है, नेगेटिव वर्ड है। इसको सुनने में लगता है बेनेवलेंट, कुछ कुछ सुनने में आता है ना। बेनेवलेंट होता है काइंड, वार्म हार्टेड, तो उसका उल्टा हो गया। उल्टा मतलब वैसे तो एंटोनिम नहीं होगा उसका, मगर थोड़ा आपको याद रखने में आसानी होगी। बेनेवलेंट मतलब थोड़ा ईवल माइंडेड, बुरा, हॉस्टाइल, स्पाइटफुल, जो एक ऐसा मतलब विश रखता है कि किसी के साथ बुरा हो, बेनेवलेंट। और बेनेवलेंट हो गया वार्म, काइंड हार्टेड वगैरह, सो याद रखने में इजी रहता है। एडजेक्टिव है, इसको एडजेक्टिव यहाँ पे देख लेते हैं यूज कैसे कर रहे हैं इसको। सो इफ योर मोबाइल फोन सडनली डाइज द चांसेस आर ग्रेटर दैट ए योर बैटरी हैज रन आउट, देन बी द फोन सॉफ्टवेयर हैज बीन इन्फेक्टेड विद अ मेलेवलेंट वायरस स्प्रेड बाय हॉस्टाइल फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी। तो कई लोग होते हैं उनका मोबाइल अगर जब मर जाता है तो ये उनको लगता है कि कोई वायरस वूरस आ गया होगा, उसकी वजह से हो गया है। दे डोंट थिंक कि उसकी फ़ोन की बैटरी शायद ख़त्म हो गई है या मर गई है, तो वो रीज़न हो सकता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चांसेस आर के ये जो है रीज़न होगा, ना कि एक मलेवलेंट वायरस आ गया आपके फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर और सेंटेंसेस हैं जो आपको सिखा सकते हैं कैसे इसको यूज़ करना है एज एन एडजेक्टिव। ही हैज़ फियर्स malevolent eyes of a demon। डीमन होता है राक्षस कह लीजिए। तो यहाँ पे बैटमैन मूवीज से जो जोकर था उसकी आंखें अगर आप देखो malevolent आंखें होती है, ठीक है, मतलब evil minded, आंख से ही लग रहा है उन्हें बुरा करने का सोच रहा है। और ये भी कहते हो how malevolent of you to wish that I was dead। अब ये कैसे, मतलब कितना बुरा ख्याल है आपके कि आप ये सोचते हो कि मैं मर गया वगैरह। फाइनली फॉर्चुनेटली हिज मलेवलेंट प्लॉट, किसी टेररिस्ट के लिए यूज कर सकते हैं आप कि उसका मलेवलेंट प्लॉट था, ठीक है। प्लॉट कैसा था, मलेवलेंट, एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जा रहा है। मलेवलेंट प्लॉट टू बॉम्ब न्यूयॉर्क सबवे डिड नॉट हैपन, रोक दिया गया। प्लॉट कैसा था, मलेवलेंट था, इवल माइंडेड, स्पाइटफुल, मिलिशियस। सो दिस इज मलेवलेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एम्ब्रॉयल। वर्ब क्रिया की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे।
courts have otherwise largely stayed away from being embroiled in political thicket. थिकेट होता है मतलब एक मतलब क्या टैंगल सा मान लीजिए, लकड़ियों का एक होता है, मतलब यू नो बुंजल सा होता है, ठीक है। तो एनीवे थिकेट। सो कोर्ट हमेशा कोशिश करते हैं कि एम्ब्रॉयल ना हो जाए पॉलिटिकल ऐसे टैंगल में। एम्ब्रॉयल होता है इन्वॉल्व समवन डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्ट सिचुएशन, झगड़े में इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है, एम्ब्रॉयल हो जाना वर्ब। तो इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज करोगे आप? ही वॉज ऑल्सो एम्ब्रॉयल्ड इन अ बिटर डिस्प्यूट विद अ क्रिमिनल। सिंपल है, एम्ब्रॉयल हो गया था ना, बिटर डिस्प्यूट विद अ क्रिमिनल। आफ्टर ड्रिंकिंग टू मच मार्कस बिकेम एम्ब्रॉयल्ड इन अ फाइट विद अ टोटल स्ट्रेंजर। ज़्यादा दारू पी ली थी, अचानक से वो एम्ब्रॉयल हो गया एक लड़ाई में एक कंप्लीट स्ट्रेंजर के साथ, किसी को जानता भी नहीं था, फिर भी दारू पी रखी थी, उसके नशे में शुरू हो गया। द पॉलिटिशियंस रेसिस्ट कमेंट्स एम्ब्रॉयल्ड हिम इन अ ग्रेट डील ऑफ कंट्रोवर्सी। सिंपल है, उसको एक डिफिकल्ट सिचुएशन में इन्वॉल्व कर दिया उसकी रेसिस्ट नस्लभेदी टिप्पणी ने। नेक्स्ट वर्ड है फेलोनीज। इसका मतलब होता है सीरियस क्राइम दैट कैन बी पनिश्ड बाय 1 or more years इन प्रिजन। तो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है इसको। सिंपल है, फेलोनीज बेसिक यही मतलब है कि क्राइम होता है जिसकी वजह से आपको सजा हो सकती है। तो सिंपल सेंटेंस बनता है ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ अ फेलोनी, ठीक है। फेलोनी कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यूएसए में जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, क्लासिफाइड होती है सीक्रेट, जिसको बहुत ही कम लोगों के पास उसकी जानकारी होनी चाहिए, वो लीक कर देना भी एक फेलनी होता है जिसके लिए आपको सजा हो सकती है। ओके, नाउ टाइम फॉर सम एमसीक्यूज। सो आपको सिनोनिम बताना है इग्नोमिनी का। याद आया, डिस्कस किया था कुछ दिन पहले इग्नोमिनी। सो बताना आपको इसका मतलब क्या है। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ओके, होपफुली आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है इग्नोमिनी का वो है शेम। काफ़ी बार हमने इसको रिपीट किया था, अच्छे से समझाया था आपको। इग्नोमिनी मतलब शेम। ओके, अगला है ईडियम। आपको बताना है ईडियम का मतलब क्या होगा। हैव अ फील्ड डे, टू हैव अ फील्ड डे, टू प्रैक्टिस अ लॉट, टू डू समथिंग यू एंजॉय, टू लोथ समथिंग, टू बी लेजी ऑल डे। हमने कर रखा है इस सीरीज में। सारी वीडियोस अगर आप लगातार देखें तो कुछ मिस नहीं होगा आपका। यू विल स्टे अप टू डेट। तो इसका आंसर एक्चुअली मैं बताऊंगा नहीं, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। गुड लक विद दैट। अगला शब्द है होरी। सिनोनिम है, आपको बताना है, इसका सिनोनिम बताना है आपको। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से डिस्कस किया था इस सीरीज़ में। अगेन सारी वीडियोस देखोगे तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे और रिवीजन करने में भी आसानी होगी। सो होरी का मतलब आप खुद बताइए, पीडीएफ में वैसे आंसर मिल जाएगा, मगर फिर भी कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। फाइनल वर्ड है सिनोनिम जिसका आपको बताना है ग्लिब। ये तो इसी वीडियो में डिस्कस किया है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा वर्ड इसका सिनोनिम हो सकता है, सबसे क्लोजेस्ट है? तो गुड लक विद दैट। इसका भी आंसर मैं नहीं बताऊंगा, पीडीएफ में सब आंसर्स मिल जाएंगे आपको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टास्क ऑफ द डे। तो आपका जो टास्क ऑफ द डे है उसमें आपको सेंटेंस बनाना है ग्रज पे। तो बढ़िया सेंटेंस बनाइएगा। जो मैंने आपको खूब सारे एग्जांपल्स दिए थे, हार्बर अ ग्रज, बियर अ ग्रज, उनका भी इस्तेमाल करिएगा। अच्छा सेंटेंस बन सकता है। नहीं बनता तो कमेंट्स बढ़ती जा रही है, फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू ऑलमोस्ट एवरी वन। सो गुड लक, आई विल सी यू टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।